आज जब मैंने सुबह अपना लैपटॉप ओपन किया तो मुझे एक एनालिस्ट की एक ईमेल आई हुई थी। उसमें उन्होंने मेंशन किया हुआ था कि 65% बिजनेस पहले 10 साल में फेल हो जाते हैं, 27% बिजनेस ड्यू टू कैश फ्लो बंद हो जाते हैं, और 45% बिजनेस 5 साल में बंद हो जाते हैं, और 68% बिजनेस जो है वो सिर्फ 4 to 6% एबिटा पे या नेट रेवेन्यू पे काम कर रहे थे। तो डिफरेंट मेट्रिक्स लिखे हुए थे। तो वो बड़ी लंबी चौड़ी ईमेल, लेकिन उसके अंदर ना उन्होंने कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि इसके पीछे मेन रीज़न क्या है, मतलब रीज़न क्या होती है। हाँ, अगर आप रीज़न्स की डिटेल में जाएँगे तो मे बी आपको पता लगे सेल्स नहीं है, मार्केटिंग अच्छी नहीं थी, टीम अच्छी नहीं थी, एक्स, वाई, ज़ेड बहुत सारी रीज़न्स हो सकती हैं। तो जब मैंने इस चीज़ के बारे में फर्दर सोचा तो मुझे फिर एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि ये जो क्लोज़र रेट है इसमें मेजॉरिटी बिज़नेस वो होता है जो कि प्रोबेबली फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर होंगे या फर्स्ट टाइम बिज़नेस ओनर्स होंगे या जिनका कोई बिज़नेस बैकग्राउंड नहीं है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं खुद पर्सनली मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ। जब मैंने अपना काम स्टार्ट किया तो मुझे बहुत सारी चीज़ें जो मैंने ज़िंदगी में कभी सुनी भी नहीं थी, मुझे वो सीखना भी पड़ी, समझना भी पड़ी, लर्न भी करना पड़ी। जैसे मेरा अकाउंटिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। आई हैड टू लर्न अकाउंटिंग। मुझे सेल्स, मार्केटिंग, क्लाइंट मैनेजमेंट, सीआरएम, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, बहुत सारी चीज़ें सीखना पड़ी। तो ये सारी चीज़ें समराइज़ करके एंड पे जिस डिसीजन पे मैं वो पहुँचा हूँ, वो वही बात है जो पहले से सालों लाइक सदियों से चलती आ रही है कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। हाँ, हो सकता है कि 1000 में से प 5 बंदे जिनका कोई तुक्का लग गया या जिनको लाइफ़ में कोई चीज़ें ईज़ी-ईज़ी मिल गई। लेकिन मेजॉरिटी को जहाँ पर वो है ना, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। एंड रिज़ल्ट लोगों को सिर्फ़ एंड रिज़ल्ट दिखता है। लोगों को ना रास्ता नहीं दिखेगा। तो मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद जो है वो ये है कि अगर आप ऑलरेडी कोई काम कर रहे हैं और एक लेवल पे स्टक हैं और आपको नहीं समझ के आगे कहाँ पे जाना है, या फिर आप कोई काम करना चाहते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि स्टार्ट क्या करना है, या फिर आपको उसके प्रीरेक्विजिट्स क्लियर नहीं है। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं इस वीडियो में वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँ। और इस वीडियो का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये देखने के बाद आप एक्सपर्ट बन जाएँगे। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको एक ग्लिम्प्स मिलेगी, या फिर आपको एक हल्का-सा इशारा मिल जाएगा कि अगर आप कोई एक्चुअल में सक्सेसफुल कंपनी बनाना चाहते हैं तो उसके पीछे कितनी मेहनत रिक्वायर्ड होती है। सबसे पहले एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा। आई डोंट नो कि आप में से कितने लोगों को इस चीज़ का आंसर पता है। सोचिए इस बारे में कि आपको ये पता है कि बिजनेस और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में डिफरेंस क्या होता है। आई थिंक कि पाकिस्तानी कम्युनिटी में नॉन बिजनेस बैकग्राउंड के 80% लोग गलत समझते हैं, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बिजनेस समझते हैं। मैं आपको डिफरेंस समझा देता हूँ। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वो होती है कि जिसमें आप खुद के लिए काम करते हैं और खुद पैसे कमा के लेके आते हैं। लेट्स से अगर मैं खुद एक इलेक्ट्रिशियन बन जाऊं, मैं लोगों के घर जाता हूँ, जाके प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, वो मुझे पैसे देते हैं, तो ये मेरा बिजनेस है। लेकिन इसमें काम मैं कर रहा हूँ, तो ये बिजनेस नहीं है, टेक्निकली ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। जिस दिन मैं अपने बिजनेस में टाइम देना बंद कर दूंगा, उस दिन मेरी इनकम बंद हो जाएगी। मैं 4 दिन अपने बिजनेस में नहीं गया, काम करने नहीं गया, मेरी इनकम आ रही है नहीं। बिजनेस दूसरे हाथ में वो होता है कि जिसमें आपका काम आपके साथ या आपके बगैर दोनों कंडीशंस में चलता है। हाँ, ये हो सकता है कि अच्छा चलेगा या बुरा चलेगा, लेकिन वो चलेगा जरूर। तो सबसे पहले ना ये एक डिफरेंस है। तो बहुत सारे मतलब इंटरनेट के ऊपर देखते हैं ना, वो बहुत सारे लोग कोर्स बेचते हैं या फिर ये कहते हैं कि ये बिजनेस कर लो या वो बिजनेस कर लो। तो आप मुझे कई बार हंसी आती है देख के कि अच्छा वो क्या कह रहे हैं कि जी आप एक वेबसाइट बनाएंगे, लोगो बनाएंगे और आपका बिजनेस चल गया, और देखना जी आपकी बॉस सब कुछ चले जाएगा, जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन जब आप उसकी डेप्थ में जाएंगे ना, तो अब आगे जो जो चीजें आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेंगी, तो फिर आपको पता लगेगा कि ये है क्या। वही जो मेट्रिसेस वाली ईमेल थी ना, उसमें लिखा हुआ है कि जी बिजनेस के जो टेक होम प्रॉफिट होता है वो नॉर्मल 72% बिजनेस, 4 to 6% टेक होम प्रॉफिट लेके जाते हैं। इस तरह के कुछ मेट्रिसेस लिखे हुए थे। तो उससे फिर मैंने ये सोचा कि अगर आप काम कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ज्यादा तो है अकाउंटिंग। कितने लोग हैं पाकिस्तान में जो अपना कोई ना कोई कारोबार कर रहे हैं, लेकिन आप उनको ये बोले ना कि आप एक अकाउंटेंट हायर कर लें, ये गले के ऊपर जो बैठे हैं यहाँ से उठ जाएं, वो नहीं उठेंगे। उनको दिमाग में ना यही डाउट रहता है कि जी हमारा अकाउंटेंट नुकसान कर देगा या फिर ये पैसे निकाल लेंगे, ये सब कुछ। मजे की चीज ये है कि दुनिया में जितनी भी ये मतलब बड़ी कंपनीज हैं, तो उनके ओनर जो बैंक अकाउंट के ऊपर थोड़ी बैठे हैं। अकाउंटिंग जो प्रोसेसेस हैं वो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड हैं, और आपने सिर्फ उनको इन्फोर्स करना होता है, और आपको पता है कि हर चीज अकाउंटिफाई हो जाएगी। तो मेरी नजर, और ये वो एबिलिटी है कि देखें, जितनी आप अच्छी रखेंगे ना, बुनियाद रखेंगे, जितनी अच्छी आपकी फाउंडेशन होगी, आपका बिजनेस उतना उतना ही ऊपर जा सकता है। अगर आप डेली बेसिस के ऊपर 2 घंटे अपना हिसाब किताब करने में लगाते हैं, आज तो लगा लेंगे, आज से 6 महीने बाद जितना बिजनेस का स्केल होगा नहीं लगा सकते। तो आपको सबसे पहले डे 1 से अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स
इम्प्लीमेंट करने पड़ते हैं। अकाउंटिंग अंडरस्टैंड करनी पड़ती है कि अकाउंटिंग है क्या। मतलब अगर आप खुद बैठ के अपना सारा हिसाब किताब नहीं कर रहे, आपका कोई अकाउंटेंट कर रहा है या कोई टीम मेंबर कर रहा है, तो आपको 1 मिनट में आप अपनी बैलेंस शीट देखते हो या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेट देखते हो या कैश फ्लो स्टेटमेंट देखते हो, तो वो देख के आपको पता लग जाए कि आपका बिजनेस स्टैंड कहाँ पे कर रहा है। होता क्या है कि हमने कोई ट्रांजैक्शन की, कोई बिजनेस किया, एंड पे हमारे पास अकाउंट में पैसे आ गए। अब 2 चीज़ें इंटायरली डिफरेंट है। प्रॉफिट एक डिफरेंट चीज़ होती है, कैश फ्लो एक डिफरेंट चीज़ होती है। बहुत बार ऐसा होगा कि आपके अकाउंट में पैसे होंगे, लेकिन वो पैसे आपका प्रॉफिट नहीं होगा। और बहुत बार ऐसा होता है कि बैलेंस शीट के ऊपर आपको लिखा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के ऊपर लिखा होगा कि आपकी कंपनी इस महीने में इतने प्रॉफिट में गई है, लेकिन आपका अकाउंट खाली होगा। इन दोनों का डिफरेंस क्या है? इस वीडियो का बनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं आपको इन दोनों का डिफरेंस समझाऊं। इस वीडियो का मकसद ये है कि आपको बताऊं कि अकाउंटिंग की अंडरस्टैंडिंग एक सक्सेसफुल बिजनेस को रन करने के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 के ऊपर जिस चीज़ की मैं बात करूंगा वो है मार्केटिंग। मार्केटिंग के बारे में कहते हैं कि जो सेल्स है ना, वो सारे दुख भुला देती है। अगर आपके बिजनेस में लीकेज है, आपको क्लाइंट छोड़ के जा रहे हैं, आपका एम्प्लॉइज आपको छोड़ के जा रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम, मतलब 1000 प्रॉब्लम्स इमेजिन कर लें, लेकिन आप कंटिन्यूअसली न्यू बिजनेस जनरेट कर रहे हैं, आपको सारे दुख भूल जाएंगे, आपको कोई भी चीज़ हर्ट नहीं करेगी। किसी भी बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है, उसकी जो सक्सेस को ऑलमोस्ट गारंटी कर सकती है, वो है उसकी सेल्स। अब सेल्स में ना यहाँ पे प्रॉब्लम है, क्योंकि सेल्स बहुत ही डाइवर्स टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, और इसके बहुत सारे तरीके हैं। मार्केटिंग की 50 किस्में हैं, और डिफरेंट आपको खुद डिसाइड करना पड़ता है कि आपने किस वे में जाना है, आपने कौन सी स्ट्रेटेजी चूज करनी है। सिर्फ एक स्ट्रेटेजी पकड़ लें, हाँ वो स्ट्रेटेजी कुछ टाइम तक चलेगी, उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे नहीं जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे दिन में 5 कस्टमर्स लेके आने हैं, तो हो सकता है कि मैं डोर टू डोर मार्केटिंग करूं और मुझे 5 कस्टमर मिल जाए। बट अगर मुझे दिन में 50 कस्टमर लेके आने, डोर टू डोर मार्केटिंग नहीं चलेगी। तो मार्केटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको अपनी स्ट्रेटेजीज टाइम के साथ और अपने स्केल के साथ चेंज करनी पड़ती हैं, और ये वो काम है जो बिजनेस ओनर के अलावा कोई नहीं कर सकता। ये स्ट्रेटेजीज आपको ही डेवलप करनी होती है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको वो चीज़ें लर्न करनी पड़ती हैं। अब इसकी जो मोटी मोटी आजकल की जो चीज़ें हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले जो मार्केटिंग की टाइप है, जिसको आप बोलोगे इंटेंट बेस्ड मार्केटिंग। इंटेंट बेस्ड मार्केटिंग ये होती है कि एक पर्सन है, लेट्स से मैं हूँ, और मुझे ऑलरेडी एक मोबाइल फ़ोन खरीदना है, या मुझे कोई फ्रिज खरीदनी है, या कोई भी चीज़ खरीदनी है। तो क्या होगा, मैं ऑलरेडी एक पोटेंशियल कस्टमर हूँ। मैं अगर बाहर निकलूंगा कोई चीज़ लेने के लिए, मैं किसी से पूछूं, गूगल पे सर्च करूं, या कुछ भी करूं, तो इसमें मेरा इरादा ऑलरेडी बना हुआ है। बस सिर्फ बेचने वाले को अपनी प्रोडक्ट मुझे दिखानी है। ये करने के लिए वो गूगल एड्स में जाएंगे, जो कि एक पेड ऑप्शन है, या फिर वो जाएंगे, अगर किसी की वेबसाइट का एसईओ वगैरह अच्छा है तो मुझे उसके रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो ये वो ऑप्शंस हैं जहां से, जिसको इंटेंट बेस्ड मार्केटिंग कहते हैं। जो सेकंड ऑप्शन आजकल के दौर में चलती है, वो है डिस्ट्रप्शन बेस्ड मार्केटिंग, जिसमें इमेजिन करो को आप ये स्क्रॉल कर रहे हो टिकटॉक को या इंस्टाग्राम को या किसी भी चीज़ को, तो आपको कोई ना कोई ऐड दिखती है। लाज़िम नहीं है कि आप वो प्रोडक्ट ढूंढ रहे हो या आपको वो प्रोडक्ट चाहिए ही चाहिए, आपको देख के उसके अंदर इंटरेस्ट पैदा हो सकता है। तो ये होती है दूसरी डिस्ट्रप्शन बेस्ड मार्केटिंग। 2 मेन तरीके हैं। जो आप काम कर रहे हैं उसमें आपने देखना है कि आपके लिए बेस्ट सूटेबल ऑप्शन जो है वो कौन सी है। इसके अलावा बहुत सारी ऑप्शंस हैं, एफिलिएट मार्केटिंग है, या रेफरल मार्केटिंग है, या आजकल इन्फ्लुएंसर बेस्ड मार्केटिंग चलती है, या फिर पुराने बिलबोर्ड मार्केटिंग ऑप्शंस हैं, कोल्ड ईमेल ऑप्शंस हैं। ये सारे के सारे काम लाजिम नहीं है कि आपको आते हो। मिसाल के तौर पे मुझे पर्सनली नहीं पता कि फेसबुक के ऊपर एड कैंपेन कैसे चलती है, गूगल के ऊपर एड कैंपेन कैसे चलती है, लेकिन मुझे ये तो पता है ना कि है क्या। और मैं अपनी बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी टीम को बताता हूँ कि भाई हमने फलां चीज़ हमें करने की ज़रूरत है, या फलां चीज़ नहीं करने की ज़रूरत। या फिर जब कोई भी स्ट्रेटेजी कोई भी पर्सन इंप्लीमेंट करता है, तो उसके रिजल्ट्स को अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी मेरे अंदर आ जाती है। आपके सामने खाना सर्व हो, तो आप खाना खा के बता सकते हैं कि वो खाना अच्छा है कि बुरा है, आपको खाना बनाना आना लाजमी नहीं है। लेकिन एटलीस्ट आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप उस चीज़ को जज कर सकें, और अगर कोई आपको पर्सन आपको बता रहा है कि नहीं रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं या बुरे हैं, तो आप उसके रीजंस को पीछे अंडरस्टैंड कर सको। तो इसके बाद अगली चीज़ जो है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग मिस कर देते हैं, वो ये है कि जब बिजनेस स्टार्ट होता है ना, तो पहला उसका गोल होता है मतलब सर्वाइव करना, कि पहले 4, 6, 8 महीने गुजार लो, ताकि आप अपना ब्रेक इवन पे आ जाओ और सर्वाइव कर लो। तो मैं उसको बोलता हूँ कि ये आपका शॉर्ट टर्म गोल है, ये आपका सबसे पहला गोल है, शॉर्ट टर्म गोल है। मे बी सर्वाइव करना, या फिर अपने कॉस्ट ब्रेकडाउन, मतलब एक ऐसी पोजीशन पे पहुंचना है जहां पर आप अपने एक्सपेंसेस कवर कर रहे हैं, या फिर ब्रेक इवन पे आना।
जब आप वो चीज़ अचीव कर लेते हैं तो आपके गोल्स शिफ्ट होने पड़ते हैं, आपको अपने गोल्स शिफ्ट करने पड़ेंगे। अब आपको अपनी थिंकिंग बीइंग बिजनेस ओनर चेंज करनी पड़ेगी और उसको लेके जाना पड़ेगा टुवर्ड्स मिड टर्म गोल। मिड टर्म गोल की रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो सकती है। मिड टर्म में आपने ये नहीं कहना कि अच्छा यार सिर्फ मुझे ना मेरी सैलरी बच जाए तो मैं बड़ा खुश हूँ। मिड टर्म के अंदर आप डिफरेंट गोल सेट करेंगे। अब हर पर्सन के लिए डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मिड टर्म के अंदर मैं ये सोचूंगा कि जी मुझे मंथली एक्स अमाउंट ऑफ प्रॉफिट होना होना चाहिए या ये कुछ होना चाहिए। और यहाँ पर मजे की जो अंडरस्टैंडिंग वाली चीज है वो ये है कि जो मिड टर्म गोल होते हैं ना उनके रिजल्ट्स आप ये नहीं सोच सकते कि महीने के बाद आ जाएंगे। लेट्स से आप बिजनेस स्टार्ट किया, शॉर्ट टर्म गोल्स रखे। शॉर्ट टर्म गोल्स में ये होगा कि आपको जो आउटकम है ना वो वीकली या मंथली आनी चाहिए। अगर एक वीक के बाद या एक मंथ के बाद आपको रिटर्न नहीं मिलेगी तो आप क्या करोगे, आप अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करेंगे। ये चीज होती है शॉर्ट टर्म गोल के लिए। मिड टर्म गोल्स के लिए आपको आउटकम मिलेगी 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 1 साल के बाद, मिड टर्म गोल्स। और जब आप अपने 1-2 मिड टर्म गोल अचीव कर लेते हैं तो फिर आपको सोचना पड़ता है लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में। और ये चीज याद रखिएगा कि ये सारी की सारी कन्वर्सेशन उस केस के अंदर हो रही है कि जहां पर हम बिजनेस को डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को डिस्कस नहीं कर रहे। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बिजनेस नहीं है। अच्छा, जब आप शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म गोल्स आपको स्पेसिफाई करने पड़ते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन है ऑनलाइन, लेकिन आई थिंक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है टीम बिल्डिंग। टीम बिल्डिंग में आपके पास 2 ऑप्शंस हो सकती हैं। जैक मा की बड़ी एक फेमस सेइंग है कि जब उसको पहली इन्वेस्टमेंट मिली थी $5 मिलियन की, तो वो कहता था कि मैंने पता नहीं कौन सी कंपनी का मार्केटिंग वाला बंदा हायर कर लिया, तो उसने मुझे मार्केटिंग प्लान बना के दिया $3 मिलियन का। तो मैंने उसे कहा कि भाई मेरी टोटल फंडिंग 5 मिलियन है, आप मुझे 3 मिलियन का प्लान बना के दे रहे हो। तो वो अगला बंदा कहता कि भाई मैंने जिंदगी में कभी 20 मिलियन से छोटा मार्केटिंग प्लान ही नहीं बनाया। तो टीम बिल्डिंग में लाजिम नहीं है कि जो मार्केट का बेस्ट पर्सन है वो आपके लिए भी बेस्ट सूट है, वो आपके लिए बेस्ट फिट होगा। आपको वो पर्सन फाइंड करने पड़ते हैं या फिर मोस्टली वो पर्सन ट्रेन करने पड़ते हैं, प्रिपेयर करने पड़ते हैं, जो आपका विजन शेयर करते हो या फिर वो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके साथ काम कर सकते हो। टीम बिल्डिंग काफी मुश्किल चीज है। ऐसा नहीं होगा कि आप एक बार एक पर्सन लेके आएंगे और वो चीज पर्सन आपके लिए फिट बैठेगा। लोग आएंगे, लोग जाएंगे। यहाँ पर जो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इस चीज के बारे में खुदा के लिए गौर से सुनिएगा। अपने बिजनेस को एम्प्लॉय डिपेंडेंट नहीं रखें। जिस दिन आप अपने बिजनेस को एम्प्लॉय डिपेंडेंट करेंगे उस दिन से आपका डाउनफॉल शुरू हुआ। क्यों? अगर वो एम्प्लॉय किसी अच्छी वजह से या बुरी वजह से एग्जिस्ट नहीं करता, खुदा ना खासा उसका एक्सीडेंट हो गया, 10 दिन के लिए नहीं अवेलेबल, एम्प्लॉय छोड़ के चला गया, कुछ भी हो गया, तो आप कहाँ पे जाएंगे? आप अपने बिजनेस को प्रोसेस बेस्ड बनाते हैं। आप अपने पास ऐसे प्रोसेसेस बनाते हैं जिन प्रोसेसेस को वो एम्प्लॉय फॉलो कर रहे हो। अगर वो एक एम्प्लॉय जाएगा, आप उसकी जगह पे दूसरा एम्प्लॉय बिठा देंगे। जो जिस तरह फैक्ट्री में वर्क चलता है ना कि एक प्रोसेस चेन लिंक चल रही होती है, ये एक बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है इवन के लॉन्ग टर्म के अंदर ग्रोथ करने की। आज सुबह ही मुझे मेरी टीम मेंबर ने बताया कि जी हमारा वो 2 रिसोर्सेज जो है उन्होंने इमीडिएट रिजाइन कर दिया ड्यू टू XYZ रीजंस। अच्छा, अगर मेरा पूरा बिजनेस उस पर्सन के ऊपर डिपेंड हो रहा होता तो इस टाइम पे मैं सर पकड़ के बैठा होता। हमने क्या किया, पहला उनको बोला जी क्या करें, उन्होंने बोला जी जो उनके टास्क थे वो हमने फलां को डेलीगेट कर दिए, हमने न्यू की ये कर दी, दूसरा पर्सन आ जाएगा और यहाँ से ज्वाइन कर लेगा, तो मतलब वो चीजें मैनेजेबल है। टीम बिल्डिंग के लिए के ऊपर बहुत फोकस करना चाहिए। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, जो चीज अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि टीम बिल्डिंग स्टार्ट कब करनी है। आज बिजनेस स्टार्ट किया, आपको कल से टीम बिल्डिंग स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। ये डिसीजन करना कि आपको किस रोल के लिए पर्सन कब चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप और अच्छा, एक दूसरी चीज ये है कि जब लेट्स से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मैं सिंगल पर्सन हूँ, मुझे कुछ अरसे के बाद पहला एम्प्लॉय हायर करना है, तो मैं अपना स्पेशलिस्ट एम्प्लॉय हायर नहीं करूंगा। मुझे पहले जनरल लोग चाहिए होता है, जो कि अब मैं एक स्पेशलिस्ट हायर कर लिया, फॉर एग्जांपल अकाउंटेंट, मेरे पास दिन में 4 इनवाइसेस बनानी होती हैं, 4 इनवाइसेस बनाने के लिए मैं एक अकाउंटेंट हायर करूंगा, ऑफ कोर्स लॉजिकल नहीं है। तो पहले आपको जनरल पर्सन हायर करने पड़ते हैं कि जो मल्टीपल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको हैंडल करें, और वहां से फिर आप शिफ्ट होते हैं स्पेशलिस्ट पर्सन के साथ, जब जैसे जैसे आपको उसकी जरूरत पड़ती है। ये सारी चीजें आप अंडरस्टैंड करें कि ये सारी चीजें कब कब किस किस स्टेज के ऊपर जरूरी होती हैं। और बीइंग, अगर आप फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर हैं या फिर आपको ये सारी चीजें, या तो आप बिजनेस स्टार्ट करने से पहले रिसर्च कर लें, लर्न कर लें, अपना बिजनेस प्लान बना लें, या फिर मेरे भाई जब आप मेरी तरह स्टार्ट कर लेंगे, रास्ते में आपको कोई प्रॉब्लम्स आएंगी तो फिर आपको ये चीजें सॉर्ट करनी पड़ेंगी। बिजनेस के लिए जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपको शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म गोल होते हैं, इसी तरीके से बिजनेस की ना डिफरेंट स्टेजेस भी होती हैं। जो हमारी सबसे पहली स्टेज है वो है स्टार्ट स्टेज, नंबर 2 के ऊपर होती है उसकी स्केलिंग स्टेज, और नंबर 3 होती है रिटेंशन स्केल। मैं आज अपने बिजनेस के लिए मेहनत कर रहा हूँ, और जितनी मेहनत मैं कर सकता हूँ, आप कभी भी किसी इंप्लॉय से ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि वो आपको
इक्वल इनपुट दे। मैंने मेहनत की, मैंने उसको स्टार्ट किया, मैंने उसको स्केल किया और उसको एक्स नंबर पे ले गया। अब क्या मैं सारी जिंदगी उतनी मेहनत कर सकता हूँ? हाँ, अगर आप कर सकते हैं तो करते रहें। अगर आप ये चाहते हैं कि अब आप एक स्टेप पीछे आ जाएं और कोई दूसरा पर्सन आके आपकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक ऑन कर ले और वो आपका बिजनेस वैसे ही चलता रहे, तो उसको हमारी जुबान में बोलेंगे रिटेंशन, कि आपने बिजनेस को रिटेन कैसे करना है। अब इसकी एग्जांपल एक कस्टमर से अंडरस्टैंड करें। आपकी कंपनी हर महीने 10 नए कस्टमर लेके आती है और हर महीने 5 पुराने कस्टमर छोड़ के चले जाते हैं। इसका मतलब यह है कि आपका रिटेंशन रेट सिर्फ 50% है, या फिर कैलकुलेट कर लें। बिजनेस में न्यू कस्टमर इंपॉर्टेंट नहीं होते, रिटेंशन इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपने बिजनेस से रिटायर हो जाएं, रिटायर होने का मतलब पीछे हट जाएं और कोई दूसरा पर्सन आके डे टू डे बेसिस के ऊपर आपका बिजनेस रन करे, तो जिस चीज को देख के इमेजिन करें कि आज मैं चला गया हूं अपने ऑफिस से और मैं 2 महीने बाद आता हूं अपने ऑफिस में और मैं आकर देखना चाहूं कि पिछले 2 महीने में क्या हुआ। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ ये देखने की जरूरत है कि पिछले 2 महीने के अंदर मेरा जो कस्टमर का जो स्केड्यूल है ना वो कैसा है। कितने ऐसे कस्टमर थे जो पहले 2 साल से मेरे साथ काम कर रहे हैं, अब उन्होंने मेरे साथ काम करना छोड़ दिया, और कितने न्यू कस्टमर इन हुए। हाँ, ऑफ कोर्स आप अकाउंट्स में जा सकते हो, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, सारी चीजें देख सकते हो। लेकिन अगर आपको एक्चुअल में जानना है कि क्या हुआ, क्या करो, अपने कस्टमर्स को फोन करो, उनको फोन करके पूछो कि जी आपको कैसा बिहेवियर मिल रहा है, आपको कैसा ट्रीटमेंट मिल रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम तो फेस नहीं हुई। वहां से आपको जो फीडबैक मिलेगा, आपको वहीं से पता लग जाएगा कि आपका बिजनेस रिटेंशन कितनी अच्छी है और कितनी बुरी है। तो ये वो सारी चीजें हैं जो आपको या किसी भी पर्सन को चाहिए होती हैं किसी चीज को एक्चुअल में स्केल करने के लिए। अगर आपका कोई छोटा बिजनेस है और बहुत सारे लोग होंगे जो अपनी जिंदगी गुजार देंगे, अपना कारोबार चलाते रहेंगे इन सारी चीजों के बगैर, लेकिन उन बिजनेसेस की ना कोई हाइट होती है। अब मेरे पास एक मुझे एक बार किसी ने एग्जांपल दी थी कि ये जो अकाउंटिंग होती है ना, तो अकाउंटिंग सारी की सारी ये किराने वाला भी करता है, लेकिन वो भी अपने खाते मेंटेन करता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि खाते को इंग्लिश में लेजर कहता है। वो भी अपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट निकालता है, और लेकिन वो अपने तरीके से निकाल रहा है, उसको पता नहीं है कि वो कर क्या रहा है, लेकिन वो सारे के सारे काम कर रहा है। किसी भी बिजनेस के अंदर मोस्टली ये सारे के सारे काम जो मैंने आपको बताए हैं, ये किसी ना किसी स्केल के ऊपर आप ऑलरेडी कर रहे हैं या आपको करने हैं। तो बेहतर ये नहीं है कि आप वो काम पहले सीख लें कि वो काम प्रोफेशनली होते कैसे हैं, या फिर जब आपको प्रॉब्लम आएगी तो आप अपना दिमाग इस्तेमाल करें। जो प्रॉब्लम्स आपको फेस होनी है वो आपसे पहले हो चुकी हैं, उनके प्रोफेशनल सॉल्यूशंस मौजूद हैं। तो बहुत बेहतर है कि आप वो प्रॉब्लम्स पहले अंडरस्टैंड कर लें, लर्न कर लें, ताकि जब आपको वो चीज़ें फेस करनी पड़े तब आपके लिए ये एक बिल्कुल कोई चैलेंज नहीं हो या न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं हो, आपको पता हो कि उन चीज़ों को सॉर्ट करना है। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिली होगी कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, या फिर आपके स्टार्ट करने से पहले क्या क्या प्रीरेक्विजिट्स हो सकते हैं। अगेन, इस वीडियो का मकसद आपको बिल्कुल डिटेल से समझाना नहीं है। इंटरनेट के ऊपर इंफॉर्मेशन हर तरह की मौजूद है, सर्च आपने खुद करनी है, रिसर्च आपने खुद करनी है। लेकिन अगर आप एक्चुअल में कुछ करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चीज़ों को नोटिस कीजिएगा। इन चीज़ों ने मुझे मेरी लाइफ में बहुत हेल्प किया है। होप कि आपको भी ये चीज़ें उतनी ही हेल्प करें। थैंक यू।